Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome back to Chinar Speaks. We are continuing this chapter-wise MCQ series of Indian polity Lakshmikant. Today is the lecture third and we are discussing today actually the chapter third, that is the silent features of the constitution. So आप सबको ये पता होगा कि मैंने पहले भी कंप्लीट किया है जो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम है चैप्टर वाइज ऐसी MCQ फॉर्म में मैंने कंप्लीट की है इसी चैनल पे चिनार स्पीक्स पे. सो आप इस पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो वीडियोज़ है उसके वहाँ पे आप देख सकते हैं. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग द लेक्चर थर्ड टुडे, ओके, ऑफ पॉलिटी. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो and one more thing, if you like this video, please do subscribe to the channel and like the video and share the video with all your friends who are actually preparing in all other government exams, because it is very useful. Because if you do chapter wise MCQs, it will actually retain in your mind that whatever you are doing, whether I am getting or not. Okay, let's move to question number 1. Now, question number 1 is how many articles were originally in the Constitution of India in 1949? So, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें पूछ रहा है कि जो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1949 में, तो उस टाइम पे जो ओरिजिनल जो आर्टिकल्स थे वो कितने थे. ऑप्शन ए 385, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 405, ऑप्शन डी 415. सो जो एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब इनैक्ट हुआ था उस टाइम पे विदाउट अमेंडमेंट्स हमारे पास जो आर्टिकल्स थे वो कितने थे. दैट इज़ 395. ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर है. सो इस टाइम 450 जो है आर्टिकल्स है, इट इज़ एक्चुअली मोर देन 450 आर्टिकल्स अभी हमारे पास बन गए हैं. सो बहुत सारे आर्टिकल्स है, 450 एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर हम कह सकते हैं इस टाइम हमारे पास है आर्टिकल्स. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज द पोलिटिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेराइव फ्रॉम. सो हमें पता होगा कि वेरियस पार्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है, बहुत सारे, जब हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनने बनाया था उनने बहुत सारे जो पार्ट्स है लिए थे. एक पार्ट हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कहाँ से लिया था हमने, जो है पॉलिटिकल है, फिलोसफिकल पार्ट जो है वो कहाँ से लिया. लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि पॉलिटिकल पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से मिलेगा. ऑप्शन ए हमारे पास अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसका जो आंसर है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पॉलिटिकल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. सो हम जो फिलोसफिकल जो है फिलोसफी जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे पास, या DPSP जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे पास आते हैं, ये जो है ये फिलोसफिकल पार्ट है. सो ये फिलोसफिकल पार्ट हमने दो कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, एक तो अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है. फर्दर मोर अगर हम देखेंगे जो हमारे पास स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर जो हमने लिया है, ये स्ट्रक्चर हमने जो लिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है. जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चरल पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेकिन हाँ, फॉर टाइमिंग हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि पॉलिटिकल पार्ट ऑप्शन डी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी कर्टेल्ड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. सो जैसे नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, जब हमने इसको अनफोर्स करते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे दो आर्टिकल्स है जो लागू नहीं होते, उन पे हम रोक नहीं लगा सकते. सो वो कौन सा आर्टिकल. ऑप्शन ए है 14, आर्टिकल 19 एंड 20, ऑप्शन सी हमारे पास आर्टिकल 20 एंड 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21. सो हमारे पास जो आर्टिकल है वो कौन कौन से जो कर्टेल नहीं होते. सो इसका आंसर क्या है. ऑप्शन सी 20 एंड 21. सो ये जो दो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स हम कर्टेल नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाते हैं. क्या है देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट. सो इनमें से जो नीचे दिए गए वेलफेयर स्टेट कौन एस्टेब्लिश करता है इनमें से. ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑप्शन डी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल. सो वेलफेयर स्टेट जो है ये हमें एक तो हम बोलते हैं कि वेलफेयर जो अच्छा मतलब वेलफेयर जो बनाते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही हमारे, तो वेलफेयर स्टेट बनाने में हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही मदद करते हैं. प्लस अगर हम देखें कि सोशल एंड इकोनॉमिक जो हमारे पास एक डेमोक्रेसी वो डेवलप कौन करते हैं, दैट आल्सो डेवलप बाय DPSP. जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास है वो करते हैं. लेकिन फॉर द टाइमिंग हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेलफेयर स्टेट जो एस्टेब्लिश करते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करते हैं. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमें क्वेश्चन नंबर पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें पूछा है कि इन विच केस द SC सुप्रीम कोर्ट ओपिनियड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जब एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बैलेंस है किसके दरमियान, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दरमियान. सो ये किस केस में बोला था. ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स केस 1980, ऑप्शन सी वामन राव केस 1981, ऑप्शन डी गोलकनाथ केस 1967. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आंसर क्या है. ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो
कॉन्स्टिट्यूशन है, बेड रॉक बैलेंस है किस किस के दरमियान, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दरमियान. सो फॉर ऑप्शन ए क्वेश्चन ऑन द पार्टी केस. सो आपको पता होगा इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको भी बोलते हैं. सो ये हमें पता होना चाहिए. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास है, द फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर लीड्स टू स्टेट इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल. सो कौन सा आर्टिकल है जिस इमरजेंसी आर्टिकल अगर हम बोलेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्टेट होती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट, वो जो डायरेक्शन सेंटर देती है उसको नहीं मानती है, तो वो किस आर्टिकल आर्टिकल के अंदर वो क्या करते हैं कि वो स्टेट इमरजेंसी, जो इमरजेंसी वहाँ पे होती है स्टेट इमरजेंसी करते हैं एनफोर्स. सो वो कौन सा आर्टिकल है, ऑप्शन ए आर्टिकल 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 355, ऑप्शन डी आर्टिकल 360. सो जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 365. सो जब जब भी स्टेट इमरजेंसी लगेगी इस वजह से कि सेंटर की जो बात है वो स्टेट नहीं मान रही है, उन पर कंप्लाई नहीं करे, तो दैट मीन्स हम आर्टिकल 365 के अंडर स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं. जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी वो वहाँ पे क्या होगी, वो ख़त्म होगी, तो उसके बाद सेंटर वहाँ पे खुद रूल करेगा थ्रू प्रेसिडेंट. ओके, सो ये हमें पता. और आर्टिकल 360 हमें पता है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है. सो फाइनेंशियल जो स्टेट इमरजेंसी है वो हम और एक आर्टिकल से लगा सकते हैं, 356 आर्टिकल से. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, अंडर विच शेड्यूल द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस आर प्लेस्ड. सो किस शेड्यूल में यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये दिया गया है कि ओथ्स और अफर्मेशंस किस शेड्यूल में दिया गया, और जो हमारे पास जो शेड्यूल्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, किस शेड्यूल में ओथ्स और अफर्मेशंस दिए गए. ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन डी सेवंथ शेड्यूल. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या है आंसर, आंसर है बी थर्ड शेड्यूल में ओथ्स और अफर्मेशंस के रिलेटेड हमें दिया गया है. सो टोटल शेड्यूल्स हैं 12. सो शेड्यूल्स कितने हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 12. सो 12 शेड्यूल्स हमारे पास हैं, और उनमें से जो थर्ड शेड्यूल है उसमें क्या प्लेस गया, ओथ्स एंड अफर्मेशन जो है वेरियस पोस्ट्स के लिए. ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द प्रोविजन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वाज बोरोड फ्रॉम. जो प्रोविजन हमने लिया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही फॉलो करता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. वाइल एज जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं. सो ये हमने कहाँ से लिया था, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. ऑप्शन ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी जो हमारे पास है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो क्या आंसर इसका, आंसर है सी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, द प्रोविजन ऑफ एडवाइजरी जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज बरोड फ्रॉम. जो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन या एक एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो एडवाइजरी जुडिशन हमने कहाँ से ली थी सुप्रीम कोर्ट की, ऑप्शन ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी जापानीज, ऑप्शन डी कैनेडियन. सो जिसका आंसर है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन डी जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ से हमने एडवाइजरी जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने ली थी. ओके, बोरो की थी. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द प्रोविजन ऑफ कंकरेंट लिस्ट वाज बोरोड फ्रॉम. जो कंकरेंट लिस्ट की प्रोविजन है ये हमने कहाँ से ली थी. सो ऑप्शन ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंकरेंट लिस्ट. सो हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे हमारे पास 3 लिस्ट्स होते हैं जहाँ पे सो एक्चुअली जो हमारे जो पावर्स है लिस्ट्स में दिए गए कि किस सब्जेक्ट पे कौन सी गवर्नमेंट जो है वो रूल लॉ बनाएगी. सॉरी, वो कौन से, एक तो सेंटर हो गया, दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट, तीसरा होगा कंकरेंट लिस्ट. सो एज फार एज कंकरेंट लिस्ट इज कंसर्न, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कंकरेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिसमें दोनों स्टेट एज वेल एज सेंटर, यूनियन एज वेल एज स्टेट क्या करेंगे, यूनियन एज वेल एज स्टेट क्या करेंगे, यहाँ पे लॉ बनाएंगे. सो बहुत सारी इसमें जो है हमें पता है कि फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें स्टेट एजुकेशन ये है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें स्टेट भी लॉ बना सकती है, जो सेंटर भी लॉ बना सकती है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, this was the last question. So I hope you have got all these questions, you have understand it well. So let's end this today's session, and I will meet you next chapter. Okay, I will discuss the next chapter MCQs. Hope you like it. Thank you. See you soon.